नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग राजनीति विज्ञान का यूनिट नंबर 4 से हम लोग 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपके JPSC जेट एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वह है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यही है कि हमारा ऐप झार शिक्षा में आपको पॉलिटिकल साइंस के 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का बुकलेट मिल जाएगा। उसके साथ में आपको इन्हीं 15,000 क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, प्लस आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि अभी आपको पड़ेगा मात्र 999 पे आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ जिनको बुकलेट लेना है तो वो अभी आपको मिल जाएगा 499 में, जिसमें आपको 20 बुकलेट्स मिलेंगे। कितने? तो 20 बुकलेट्स मिलेंगे। वहीं अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 अभी आपको पड़ जाएगा 249 का, जिसमें आपको 6 बुकलेट मिलेंगे। और जिनको JPSC का तैयारी करना है तो उनके लिए अभी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बुकलेट अभी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अभी आपको मिल जाएगा 50 रुपीज ओनली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में परंपरा संस्थागत उपागम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो तुलनात्मक राजनीति में पारंपरिक संस्थागत उपागम जो था वो किस पर केंद्रित था? यह औपचारिक सरकारी संरचनाओं, कानूनों और संविधानों के अध्ययन पर केंद्रित था। किस पर? तो औपचारिक सरकारी संरचनाओं, कानूनों और संविधानों के अध्ययन पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर 1963 में किन 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की पहचान की है? तो किन 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की पहचान की है? तो संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी। इन 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की पहचान की है किसके द्वारा? तो गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बा के द्वारा। अगला प्रश्न है, नव संस्थावाद का मूल तर्क क्या है? तो नव संस्थावाद का मूल तर्क है, केवल संस्थाएं नियम नहीं बनाती, बल्कि वे राजनीतिक व्यवहार, प्राथमिकताओं और परिणामों को आकार देने वाले सक्रिय कारक हैं। ये संस्थाएं जो हैं वो केवल नियम नहीं बनाती, बल्कि वे राजनीतिक व्यवहार, प्राथमिकताओं और परिणामों को आकार देने वाले सक्रिय कारक हैं। किसके अनुसार? तो नव संस्थावाद के अनुसार। अगला प्रश्न है, तर्क संगत चयन नव संस्थावाद के अनुसार व्यक्ति संस्थाओं के भीतर कैसे कार्य करते हैं? तो व्यक्ति संस्थाओं के भीतर कैसे कार्य करते हैं? तो व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कार्य करते हैं और संस्थाएं उनके विकल्पों को सीमित करती हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नव संस्थावाद किस अवधारणा पर जोर देता है, जो यह मानती है कि अतीत के निर्णय भविष्य के विकल्पों को सीमित करते हैं? तो किस अवधारणा पर जोर देती है? यह पाथ डिपेंडेंस पर जोर देती है। किस पर? तो पाथ डिपेंडेंस पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम में राज्य और बाजार के बीच संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया जाता है? तो किस संदर्भ में किया जाता है? तो संसाधनों के वितरण और शक्ति संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। किसमें? तो संसाधनों के वितरण और शक्ति संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक विधि में मिल की सहमति और अंतर की विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? कारण और प्रभाव के संबंधों को स्थापित करने के लिए। किसके लिए? तो कारण और प्रभाव के संबंधों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्रीय
संस्थावाद संस्थाओं को किस रूप में देखता है? तो समाज शास्त्रीय संस्थावाद जो है वो संस्थाओं को किन रूप में देखता है? तो सांस्कृतिक मानदंडों और संज्ञानात्मक स्क्रिप्ट के रूप में जो व्यवहार को अर्थ प्रदान करते हैं। किस रूप में? तो संस्कृति मानदंडों संज्ञानात्मक स्क्रिप्ट के रूप में जो व्यवहार को अर्थ प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न का सिस्टम उपागम राजनीति को किस प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत करता है? तो यह समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में वर्णित करता है। किस रूप में? तो समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में इनपुट कार्यों में कौन सी गतिविधियां शामिल है? तो इनपुट कार्यों में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? तो राजनीतिक समाजीकरण, हित अभिव्यक्ति और हित समूहन। क्या क्या? तो राजनीतिक समाजीकरण, हित अभिव्यक्ति और हित समूहन। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के किन 3 लक्षणों की पहचान की है? तो लुसियन पाई के द्वारा राजनीतिक विकास के किन 3 लक्षणों की पहचान की गई है? तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण। किन? तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, सिविक कल्चर दैट इज नागरिक संस्कृति किस प्रकार के लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो सिविक कल्चर जो है वो किस प्रकार के लोकतंत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो स्थिर उदार लोकतंत्र के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं उपनिवेशवाद और विउपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पहला प्रश्न है, फ्रेंच फैनन की प्रसिद्ध कृति द रेस्ट ऑफ द अर्थ किस विषय पर केंद्रित है? तो द रेस्ट ऑफ द अर्थ जो है यह उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और विउपनिवेशीकरण के लिए हिंसा की आवश्यकता पर केंद्रित है। किस पर? तो विउपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और विउपनिवेशीकरण के हिंसा की आवश्यकता पर यह केंद्रित है। अगला प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्वामे नक्रूमा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो क्वामे नक्रूमा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को किस रूप में परिभाषित किया है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को किस रूप में परिभाषित किया है? तो एक कल्पित समुदाय के रूप में। किसमें? तो एक कल्पित समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड सैड की पुस्तक ओरिएंटलिज्म का मुख्य तर्क क्या है? तो ओरिएंटलिज्म का मुख्य तर्क है कि पश्चिम ने पूर्व को अतार्किक और पिछड़े रूप में चित्रित करके अपने औपनिवेशीकरण शासन को वैध ठहरा है। किस रूप में? तो पश्चिमी ने पूर्व को अतार्किक और पिछड़े रूप में चित्रित करके अपने औपनिवेशी शासन को वैध ठहराया है। अगला प्रश्न है, आंतरिक उपनिवेशवाद का सिद्धांत किस स्थिति का वर्णन करता है? तो आंतरिक उपनिवेशवाद का सिद्धांत जो है ये किस स्थिति का वर्णन करता है? तो एक ही देश के भीतर एक डोमिनेंट समूह द्वारा क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण को ही आंतरिक उपनिवेशवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्थ चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रवाद से किस प्रकार अलग बताया है? तो किस प्रकार अलग बताया है? तो उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ने अपनी आध्यात्मिक संप्रभुता को औपनिवेशिक भौतिक प्रभुत्व से अलग रखा है। क्या रखा है? तो अपनी आध्यात्मिक संप्रभुता को औपनिवेशिक भौतिक प्रभुत्व से अलग रखा है। अगला प्रश्न है, विउपनिवेशीकरण केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है बल्कि यह क्या है? यह औपनिवेशिक संरचनाओं
संस्कृति और मानसिकता का विघटन है। क्या है? ये औपनिवेशिक संरचनाओं, संस्कृति और मानसिकता का विघटन है। अगला प्रश्न है, एशियाई और अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है? तो एशियाई और अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वह मुख्य रूप से औपनिवेशिक शोषण और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध में हुआ। किस रूप में? तो औपनिवेशिक शोषण और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, होमी के भाभा का हाइब्रिडिटी का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? तो हाइब्रिडिटी का सिद्धांत क्या सुझाव देता है कि औपनिवेशिक मुठभेड़ में पहचानें मिश्रित हो जाती है, जिससे शुद्ध संस्कृति का विचार खारिज हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेटलर्स कॉलोनियलिज्म अन्य औपनिवेशिक रूपों से कैसे भिन्न है? तो सेटलर्स कॉलोनियलिज्म अन्य औपनिवेशिक रूपों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें उपनिवेशवादी अस्थायी रूप से बस जाते हैं और मूल आबादी को विस्थापित या नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं राज्य का सिद्धांत से। ये पहला प्रश्न है, पूंजीवादी राज्य की प्रकृति पर मिलीबैंड पोलांत जास बहस का मुख्य विषय क्या था? तो पोलांत जास का मुख्य विषय था कि क्या राज्य शासक वर्ग का एक साधन है या यह संरचनात्मक रूप से पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, हमजा अलवी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में किस प्रकार के राज्य की अवधारणा दी है? तो किस प्रकार के राज्य की अवधारणा दी है? तो अति विकसित राज्य की अवधारणा दी है, यानी कि ओवर डेवलप्ड स्टेट की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष स्वायत्तता की अवधारणा मार्क्सवादी राज्य सिद्धांतों या सिद्धांत में क्या दर्शाती है? तो सापेक्ष स्वायत्तता की अवधारणा जो है वो मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत में क्या दर्शाती है? तो राज्य जो है वो पूंजीपति वर्ग के तत्काल हितों से स्वतंत्र होकर पूरे पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा के लिए कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, थेडा स्कोकपोल ने राज्य को किस रूप में विश्लेषण करने पर जोर दिया? तो राज्य को किस रूप में विश्लेषण करने पर जोर दिया? कि राज्य को एक स्वायत्त अभिनेता यानी कि ऑटोनोमस एक्टर के रूप में जो सामाजिक वर्गों से स्वतंत्र हो सकता है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के युग में राष्ट्र राज्य दैट इज नेशन स्टेट की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो नेशन स्टेट की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो राज्य की संप्रभुता में कमी आई है और निर्णय प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बाजार का हस्तक्षेप बढ़ा है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को क्रेडल टू ग्रो यानी पालने से कब्र तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नोजिक ने किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया? तो रॉबर्ट नोजिक ने किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया? तो न्यूनतम राज्य दैट इज मिनिमल स्टेट या रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन किया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य दैट इज पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? इसमें राज्य का ढांचा औपनिवेशिक विरासत पर आधारित होता है और यह नागरिक समाज दैट इज सिविल सोसाइटी पर हावी होता है। अगला प्रश्न है, हॉलोड आउट स्टेट दैट इज खोखला राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो खोखला राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो जब राज्य अपने कार्यों का निजीकरण कर देता है और अपनी क्षमताओं को खो देता है तब उसको खोखला राज्य कह सकते हैं या खोखला राज्य कहते हैं।
अगला प्रश्न है बहुलवादी सिद्धांत दैट इज प्लूरिस्ट थ्योरी के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है। तो राज्य की भूमिका क्या है, तो राज्य विभिन्न प्रतिस्पर्धी हित समूहों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ है। क्या है, तो राज्य जो है विभिन्न प्रतिस्पर्धी हित समूहों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ है, दैट इज न्यूट्रल आर्बिटर है। अगला प्रश्न है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार राज्य केवल बल प्रयोग पर नहीं बल्कि किस पर टिका होता है। तो राज्य जो है वह सहमति और आधिपत्य यानी हेजेमनी पर टिका होता है। किस पर, तो सहमति और आधिपत्य पर टिका होता है। किसके अनुसार, तो एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक शासन प्रणालियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है नौकरशाही सत्तावाद ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म की अवधारणा किसने विकसित की और यह किस क्षेत्र के लिए थी। तो यह गुइलेर्मो ओडोनेल ने विकसित की और यह लैटिन अमेरिकी देशों के संदर्भ में था। किसके द्वारा विकसित की गई, यह गुइलेर्मो ओडोनेल के द्वारा विकसित की गई और यह लैटिन अमेरिकी देशों के संदर्भ में था। अगला प्रश्न है जुआन लिंज ने सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद के बीच मुख्य अंतर क्या बताया। तो जुआन लिंज ने सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद के बीच मुख्य अंतर क्या बताया, तो लामबंदी का स्तर और एक मार्गदर्शक विचार की उपस्थिति, इसी को अंतर बताया। अगला प्रश्न है पॉलीआर्की शब्द का प्रयोग रॉबर्ट डहल ने आधुनिक लोकतंत्र के किन दो आयामों को दर्शाने के लिए किया। तो प्रतियोगिता और भागीदारी को दर्शाने के लिए किया। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट डहल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है पैतृकवाद शासन में सत्ता किस पर आधारित होती है। तो पैतृकवाद शासन में सत्ता किस पर आधारित होती है, तो शासक के व्यक्तिगत संबंधों और वफादारी पर, न कि कानून पर। अगला प्रश्न है फासीवाद राज्य और व्यक्ति के संबंधों को कैसे देखता है। तो राज्य सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के खिलाफ कुछ नहीं। अगला प्रश्न है उदार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें क्या है। तो उदार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें क्या हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण। अगला प्रश्न है प्रतिभागी लोकतंत्र किस बात पर जोर देता है। तो यह नागरिकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। अगला प्रश्न है बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र का मुख्य दोष क्या हो सकता है। तो इसका मुख्य दोष हो सकता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन, दैट इज बहुमत की तानाशाही। अगला प्रश्न है सैन्य तानाशाही में प्रायः किस प्रकार की वैधता का दावा किया जाता है। तो सैन्य तानाशाही में किस प्रकार की वैधता का दावा किया जाता है, तो व्यवस्था की बहाली, भ्रष्टाचार का अंत और राष्ट्रवाद का दावा किया जाता है। अगला प्रश्न है हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद के उदय का कारण किसे माना है। तो सर्वाधिकारवाद के उदय का कारण जन समाज का उदय और व्यक्ति का अलगाव को माना है। किसको, तो जन समाज का उदय और व्यक्ति का अलगाव को माना है। अगला प्रश्न है अनुदार लोकतंत्र फरीद जकारिया के अनुसार क्या है। तो ऐसी व्यवस्था जहां चुनाव होते हैं लेकिन नागरिक स्वतंत्रताएं और कानून का शासन नहीं होता है। अब हम देखते हैं संविधान और संविधानवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पहला प्रश्न है संविधानवाद का मूल अर्थ क्या है। तो संविधानवाद का मूल अर्थ है सीमित सरकार, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, और सत्ता का मनमाना उपयोग रोकने की व्यवस्था। अगला प्रश्न है एवी डाइसी के अनुसार कानून का शासन, रूल ऑफ लॉज के 3 सिद्धांत क्या हैं। तो कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और कानूनी भावना की प्रधानता। ये एवी डाइसी के अनुसार कानून का शासन के 3 सिद्धांत हैं।
अगला प्रश्न है, न्यायिक स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो संविधान की रक्षा और सरकार के अंगों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए। किसकी? तो न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान मुख्य रूप से सम्मेलनों पर आधारित है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का संविधान जो है वह मुख्य रूप से सम्मेलनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन शक्तियां संविधानवाद के लिए संकट क्यों बन सकती है? क्योंकि कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति देती है और अक्सर मानवाधिकारों को निलंबित करती है। आपातकालीन शक्तियां जो हैं ये कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां देती हैं और अक्सर मानवाधिकारों को निलंबित करती है। अगला प्रश्न है, लचीला संविधान किसे कहते हैं? जिसे सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया के समान ही संशोधित किया जा सके उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, ब्रिटेन का संविधान। अगला प्रश्न है, उदार संविधानवाद लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस पर सबसे अधिक जोर देता है? यह व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर अधिक जोर देता है। किस पर? तो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षाओं पर क्या देता है? ये अधिक जोर देता है। अगला प्रश्न है, कार्ल लेवेंस्टीन ने संविधानों को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो कार्ल लेवेंस्टीन ने मानक, नाममात्र और शब्दार्थ इन 3 श्रेणियों में संविधानों को वर्गीकृत किया। किसमें? तो मानक, नाममात्र और शब्दार्थ। अगला प्रश्न है, प्रक्रियात्मक नियत विधि और मौलिक नियत विधि में क्या अंतर है? तो प्रक्रियात्मक नियत विधि और मौलिक विधि में अंतर है कि प्रक्रियात्मक केवल कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता देखती है, जबकि मौलिक कानून की विषय वस्तु की निष्पक्षता की जांच करती है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता का विचार डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार क्या है? तो संवैधानिक नैतिकता का विचार डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार क्या है? तो संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा और लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन, न कि केवल कानूनी अनुपालन। अगला प्रश्न है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत किस देश के संविधान की प्रमुख विशेषता है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषता है। क्या? तो चेक एंड बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्रीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्र की कितनी लहरों का वर्णन किया है? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्र की 3 लहरों का वर्णन किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेव्स। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समेकन डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऐसी स्थिति जब लोकतंत्र टाउन में एकमात्र खेल बन जाता है और उसके पलटने की संभावना समाप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लोकतांत्रिक समेकन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीकरण का संक्रमण प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया? यह ओडोनेल और स्मिटर के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, तीसरी लहर का लोकतंत्र कब शुरू माना जाता है? तो तीसरी लहर का लोकतंत्र जो है यह कब शुरू हुआ माना जाता है? तो 1974 दैट इज 1974 में पुर्तगाल की कारनेशन क्रांति के साथ थर्ड वेव का लोकतंत्र जो है वह शुरू हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कमी डेमोक्रेटिक डेफिसिट शब्द का प्रयोग अक्सर किस संगठन के संदर्भ में किया जाता है? कि यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिपसेट का आधुनिकीकरण सिद्धांत लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध बताता है? तो क्या संबंध बताता है? तो आर्थिक विकास से मध्यम वर्ग का विस्तार होता है जो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। क्या बताता है? कि आर्थिक विकास से मध्यम वर्ग का विस्तार होता है और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, अरब स्प्रिंग को लोकतंत्रीकरण की किस लहर
के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। तो इसे कभी कभी चौथी लहर की संभावना के रूप में चर्चा की जाती है। किसको? तो अरब स्प्रिंग को। अगला प्रश्न है हाइब्रिड रिजिम का क्या है? तो हाइब्रिड रिजिम जो है वह क्या है? तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें लोकतांत्रिक और सत्तावादी दोनों लक्षण मौजूद हों। रॉबर्ट डहल के अनुसार पॉलीआर्की के लिए कौन सा अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अधिकार जो है सबसे महत्वपूर्ण है? तो विरोध करने और सरकार को हटाने का अधिकार। क्या? तो विरोध करने और सरकार को हटाने का अधिकार जो है यह पॉलीआर्की में रॉबर्ट डहल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है पैक्टेड ट्रांजिशन क्या है? तो पैक्टेड ट्रांजिशन क्या है? तो जब सत्तावादी शासक और विपक्ष के नेता लोकतंत्र लाने के लिए आपस में समझौता करते हैं तो उसे ही पैक्टेड ट्रांजिशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने विकास सिद्धांत में क्या तर्क दिया? तो विकास डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट सिद्धांत में क्या तर्क दिया कि अल्प विकसित देश पिछड़े नहीं हैं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद द्वारा जानबूझकर उनका शोषण करके उन्हें अल्प विकसित रखा गया है। अगला प्रश्न है निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी के अनुसार कोर और पेरीफेरी का संबंध कैसा है? तो कोर और पेरीफेरी का संबंध कैसा है? तो कोर देश पेरीफेरी देशों के संसाधनों का शोषण करते हैं जिससे पेरीफेरी में गरीबी बनी रहती है। अगला प्रश्न है इमैनुअल वालरस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत में 3 श्रेणियां कौन सी है? तो इमैनुअल वालरस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत में 3 श्रेणियां कौन सी है? तो कोर है, सेमी पेरीफेरी है और पेरीफेरी है। कौन कौन? तो कोर है, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी है। अगला प्रश्न है डब्ल्यू रोस्टो ने आर्थिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो डब्ल्यू रोस्टो ने आर्थिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए। कहां से? तो पारंपरिक समाज से लेकर उच्च जन उपभोग तक। अगला प्रश्न है सतत विकास दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को किस रिपोर्ट ने लोकप्रिय बनाया? यह ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने लोकप्रिय बनाया और इसका सब्जेक्ट था यानी विषय था आवर कॉमन फ्यूचर 1987। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में परिभाषित किया है? तो विकास को किस रूप में परिभाषित किया है? तो स्वतंत्रता के रूप में विकास, डेवलपमेंट एज फ्रीडम यानी क्षमताओं का विस्तार। अगला प्रश्न है समीर अमीन ने वैश्विक पूंजीवाद के संदर्भ में किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो असमान विनिमय का। किसका? तो असमान विनिमय का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण सिद्धांत में मुख्य आलोचना क्या है? तो आधुनिकीकरण सिद्धांत की जो मुख्य आलोचना है वह है कि यह नृवंश केंद्रित है और मानता है कि सभी समाजों को पश्चिमी मॉडल का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि सभी समाजों को पश्चिमी मॉडल का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है राजनीतिक क्षय की अवधारणा हंटिंगटन ने क्यों दी? क्योंकि जब राजनीतिक भागीदारी तो बढ़ती है लेकिन राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता कम रह जाती है तो अस्थिरता आती है। तो इस संदर्भ में हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय की अवधारणा दी। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक क्या हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। क्या क्या? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 घटक जो हैं वो मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है लुसियन पाई ने विकास सिंड्रोम में किस समस्या को
विकासशील देशों की प्रमुख चुनौती माना है। तो विकासशील देशों की प्रमुख चुनौती किसको माना है? तो पहचान और वैधता का संकट को। किसको? तो पहचान और वैधता का संकट को प्रमुख चुनौती माना है। अगला प्रश्न है, सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द पावर एलिट में अमेरिकी सत्ता के किन 3 स्तंभों की बात की है? तो सेना, कॉर्पोरेट और राजनीतिक नेता की। किसकी? तो सेना, कॉर्पोरेट और राजनीतिक नेता की बात की है। किसने? तो सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द पावर एलिट में। अगला प्रश्न है, विलफ्रेडो प्रेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के लिए किन 2 प्रकार के शासकों का वर्णन किया है? तो लोमड़ी दैट इज चालाक और शेर दैट इज बलशाली। अगला प्रश्न है, गैटानो मोस्का के अनुसार हर समाज में कौन से 2 वर्ग होते हैं? तो हर समाज में शासक वर्ग दैट इज रूलिंग क्लास और शासित वर्ग दैट इज रूल्ड क्लास होते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मिशेल्स का अल्पतंत्र का लौह कानून क्या कहता है? तो लौह कानून कहता है कि कोई भी संगठन चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, अंततः एक छोटे से गुट ये दैट इज ओलिगार्की द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकतांत्रिक अभिजात्यवाद का सिद्धांत जो शुम्पीटर ने दिया लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करता है? तो लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करता है? तो लोकतंत्र लोगों का शासन नहीं है बल्कि नेताओं के बीच वोट पाने की एक संस्थागत प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद दृष्टिकोण में शासक वर्ग कौन है? तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में शासक वर्ग कौन है? तो वह वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है उसे ही शासक वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टीवन ल्यूकस ने शक्ति के तीसरे आयाम को क्या कहा है? तो शक्ति के तीसरे आयाम को क्या कहा है? तो वैचारिक शक्ति कहा है, जो कि लोगों की इच्छाओं और विचारों को इस तरह आकार देना कि वे अपने हितों के खिलाफ काम करें। अगला प्रश्न है, बहुलवाद के अनुसार शक्ति समाज में कैसे वितरित होती है? तो शक्ति समाज में कैसे वितरित होती है? तो शक्ति किसी एक समूह में केंद्रित नहीं होती बल्कि विभिन्न समूहों के बीच बंटी होती है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने वैधता दैट इज लेजिटिमेसी के आधार पर सत्ता के किन 3 प्रकारों की चर्चा की है? तो पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्क संगतता की चर्चा की। किसकी किसकी? तो पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्क संगतता की चर्चा की है। किसने? तो मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है, फ्लोयड हंटर ने अपनी पुस्तक कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर में शक्ति अध्ययन की कौन सी विधि अपनाई है? तो कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर में शक्ति अध्ययन की कौन सी विधि अपनाई गई है? तो प्रतिष्ठात्मक विधि को। किसको? तो प्रतिष्ठात्मक विधि को अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, डहल ने अपनी पुस्तक हु गवर्न्स में शक्ति अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? तो शक्ति अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है? तो निर्णय निर्माण उपागम को अपनाया है। किसको? तो निर्णय निर्माण उपागम को अपनाया है। अब हम देखते हैं अभिनेता और प्रक्रियाएं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, डुवर्जर का कानून चुनाव प्रणाली और पार्टी प्रणाली के बीच क्या संबंध बताता है? तो संबंध बताता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। डुवर्जर का कानून चुनाव प्रणाली और पार्टी सिस्टम के बीच क्या संबंध बताता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, जियोवानी सार्टोरी ने पार्टी प्रणालियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया?
तो पार्टी प्रणालियों का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया है, तो दलों की संख्या और उनके बीच वैचारिक दूरी के आधार पर। किस पर, तो दलों की संख्या और उनके बीच वैचारिक दूरी के आधार पर की है। अगला प्रश्न है, कैच ऑल पार्टी शब्द का प्रयोग ऑटो क्रिस्चहाइमर ने किसके लिए किया, तो ऑटो क्रिस्चहाइमर ने किसके लिए किया, तो ऐसी पार्टियां जो विचारधारा को कम करके व्यापक मतदाता समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। अगला प्रश्न है, हित समूहों और राजनीतिक दलों में मुख्य अंतर क्या है, तो राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं जबकि हित समूह सत्ता को प्रभावित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, नव सामाजिक आंदोलन पुराने आंदोलनों जैसे मजदूर संघ से कैसे अलग है, तो ये जीवन की गुणवत्ता, पहचान और पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे गैर भौतिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। किस पर, तो जीवन की गुणवत्ता, पहचान, पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे गैर भौतिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। कौन, तो नव सामाजिक आंदोलन। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, यह विधायी सीटों में वोटों का अधिक सटीक प्रतिबिंब सुनिश्चित करता है और छोटे दलों को प्रतिनिधित्व देता है। अगला प्रश्न है, लॉबिंग किस प्रकार के समूहों में मुख्य कार्य प्रणाली है, यह दबाव समूहों की मुख्य कार्य प्रणाली है। अगला प्रश्न है, नागरिक समाज दैट इज सिविल सोसाइटी में कौन शामिल होता है, तो राज्य और परिवार के बीच का क्षेत्र जिसमें एनजीओ, संघ और स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, थेडा स्कोकपोल ने क्रांतियों के बारे में अपने संरचनात्मक सिद्धांत में क्या कहा, कि क्रांतियां आती है, बनाई नहीं जाती है। रिवॉल्यूशन कम्स, दे आर नॉट मेड, ये राज्य के ढांचे के टूटने से होती है। अगला प्रश्न है, आलमंड और पावेल ने हित समूहों को किन 4 श्रेणियों में बांटा है, तो संस्थागत, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी। किसमें, तो संस्थागत, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी, इन 4 समूहों में या 4 श्रेणियों में बांटा है किसने, तो आलमंड और पावेल ने। किसको, तो हित समूह को बांटा है। अगला प्रश्न है, जेरीमैंडरिंग क्या है, तो जेरीमैंडरिंग क्या है, तो चुनावी लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में अनुचित हेरफेर करना ही जेरीमैंडरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ पार्टीज थीसिस का मुख्य तर्क क्या है, इसका मुख्य तर्क है जनसंचार माध्यमों और सोशल मीडिया के उदय ने दलों की मध्यस्थता की भूमिका को कमजोर कर दिया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, रंगीन क्रांतियां मुख्य रूप से किन देशों से संबंधित है, तो रंगीन क्रांतियां जो है वो किन देशों से संबंधित है या किन क्षेत्रों से संबंधित है, तो सोवियत संघ के बाद के देशों दैट इज पोस्ट सोवियत स्टेट और पूर्वी यूरोप में शांतिपूर्ण शासन परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा झार शिक्षा के ऐप पर आपको जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा, एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका भी जो प्राइस है वो 999 है। इसमें आपको 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेगा और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। वहीं अगर आपको सिर्फ बुकलेट चाहिए पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए, तो ये भी आपको 499 पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 20 बुकलेट्स मिलेंगे। वहीं अगर पेपर 1 का बुकलेट चाहिए जिसमें आपको 6 बुकलेट मिलेंगे, ये भी आपको 249 पे मिल जाएगा। और वहीं 14th जेपीएससी स्पेशल के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का एक सिंगल बुकलेट जो अभी अवेलेबल है वो भी मात्र आपको 50 रुपीज पे मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। आपको सभी जो हमारे ग्रुप्स जो हैं जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया और आपका ऐप का जो लिंक हो गया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको इसका
पीडीएफ भी मिलेगा और टेलीग्राम में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग भी हमारे साथ चैनल में जुड़ते हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे ही वीडियो डाला जाएगा चैनल पे तो आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।